हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप लोगों की पढ़ाई शुरू हो गई ना। नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, अभी स्कूल नहीं खुली है तो भी कोई बात नहीं। हम लोग आज से साइंस सब्जेक्ट को पूरे चैप्टर को सिलेबस वार पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे और मेरे साथ आप लोग पूरा वीडियो को देखते रहिएगा और आप लोगों को ऐसा अनुभव होगा जैसे कि आप क्लासरूम में ही पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना के चलते अभी स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे घबरा गए हैं कि क्या करें। तो घबराने की अब कोई बात नहीं है, तो मेरे साथ आप लोग बने रहेंगे। और हाँ, मैं तो आपको बताना भूल ही गया कि मेरे साथ बने रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ये देखिए, मेरा चैनल का नाम है लर्निंग फॉर गोल। आप यूट्यूब में जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा लर्निंग फॉर गोल, और इसको आप सर्च करने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद आप मेरे सारे क्लासेस को जब भी आप चाहें देख सकते हैं। तो चलिए, आज आपका क्लास मैं शुरू करता हूँ। सिलेबस वार हम लोग पढ़ाई करेंगे। और हाँ, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप मेरा वीडियो को देखेंगे तो कॉपी और पेन लेकर के अवश्य बैठना। तो चलिए, आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं और हमारे क्लास का पहला चैप्टर है आज का जीवों का विकास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अध्याय 1 है हमारा जीवों का विकास। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि विज्ञान में आपके 75 अंक होते हैं थ्योरी में और 25 अंक होते हैं प्रैक्टिकल में। तो दोनों मिला कर के आपके कितना हुए, 100 अंक हुए। तो आपको ये मान के चलना है कि 75 में हमको जितना हो सके मैक्सिमम मार्क्स कवर अप करना है। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग मेरा वीडियो को बढ़िया से समझ के पढ़ेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे, तो 95% मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए, हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। और आप भी अपना कॉपी पेन लेकर के रेडी हो गए होंगे। मैं जो जो बताते जाऊंगा, नोट करने के लिए बोलूँगा, उससे नोट करिएगा। और हर चैप्टर के बाद में आप लोगों को मैं क्वेश्चन आंसर भी ज़रूर कराऊंगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इवोल्यूशन। तो ये चैप्टर जो है आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर का सवाल देता है, आपको 4 अंक देते हैं आपको एग्ज़ाम में। समझ गए बात को। तो 75 में आपको ये 4 अंक जरूर देंगे इस चैप्टर को। मतलब इस चैप्टर का वेटेज है 4 अंक, और है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। एक बार आप समझ जाएंगे तो सब चीज़ दिमाग में घुस जाएगा। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कक्षा 10 जो है वो सारे लाइफ में आपके सक्सेस होने का रास्ता यहीं से खुलता है, ठीक है। कक्षा 10 से ही आप कहीं भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो आगे जा कर के आपका यहाँ से बेस मजबूत होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो क्लास 10 को बढ़िया से नहीं पढ़ पाते हैं, पूरे लाइफ उनको दिक्कत होती है। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, पूरे बढ़िया से पढ़ेंगे और आराम से समझेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। लाइफ में हर चीज़ इसी के ऊपर बेस्ड है। चाहे आप आगे की पढ़ाई करने के बाद कंपटीशन करें या कुछ भी करें, तो आपको 10वीं का साइंस और मैथ्स ज़रूर क्लियर होना चाहिए। तो चलिए, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवों का विकास। जैसा कि हमारा चैप्टर है जीवों का विकास, और मैं कुछ टर्म्स आपको इंग्लिश में भी बताते जाऊंगा ताकि आप लोग को ये भी आसानी हो कि ये समझने में क्या होता है। इवोल्यूशन जिसको बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इवोल्यूशन की बात करते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा एक प्राणी का नाम, जिसका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, डायनासोर। तो डायनासोर का नाम आप लोगों ने सुना है और इसको हम लोग ये जानते हैं कि ये विलुप्त प्राय प्राणी हैं।
तो ऐसा विलुप्त क्यों हो गया और क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे हम लोगों का विकास हुआ, इसी के बारे में इस चैप्टर में कहा गया। तो देखिए डायनासोर जो है पहले आज से लगभग 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व जो है ना ये पाया जाता था। तो अब ये क्या थे, इसकी जो साइज़ थी ये भी अलग अलग थी। कुछ डायनासोर का जो साइज़ था वो 50 सेंटीमीटर था और सबसे बड़ा डायनासोर का साइज़ ये 40 मीटर तक भी रहते थे। मतलब क्या है कि ये अलग अलग साइज में भी पाए जाते थे, आकार में भी पाए जाते थे। ठीक है, तो ये देखते हैं कि जब ये इतने बड़े थे तो ये क्या खाते थे, क्या पीते थे। तो ये कुछ जो है जैसे आज हम लोग मनुष्य भी क्या है, कुछ शाकाहारी है, कुछ मांसाहारी है ना। तो वैसे ही ये कुछ शाकाहारी भी थे, कुछ मांसाहारी भी थे। और क्या था, शाकाहारी मांसाहारी के साथ में क्या थे, ये कुछ तो जो है वो 2 पैर वाले भी थे, कुछ 4 पैर वाले भी थे और कुछ उड़ने वाले भी थे, मतलब पंख वाले भी थे। मतलब इतनी विविधता थी एक ही प्रकार की प्रजाति में। तो ये कैसा हुआ और ये क्यों हुआ, इसी के बारे में हम लोग इसमें बढ़िया से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसके अवशेष जो है वो अलग अलग जगह पे मिले हैं, है ना। जैसे भारत में भी इसके अवशेष मिले। भारत में कहाँ मिले हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले, आप लोगों ने सुना होगा जबलपुर, जो मध्य प्रदेश का, जहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायालय भी है जबलपुर में। ठीक है, तो जबलपुर में एक जगह का नाम है, जिस जगह का क्या नाम है भाई, उस जगह का नाम है, एक मिनट दोस्तों, लमेटा घाट। तो उस जगह का क्या नाम है, लमेटा घाट। और ये कुछ नर्मदा नदी के किनारे, नदी के तट पर भी इनको पाए जाते थे। तो अभी इसको आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली सुनते रहिए। ठीक है, और जब उस समय जब ये पाए जाते थे डायनासोर, तो उस समय कुछ और जीव भी तो पाए जाते होंगे, कुछ पौधे भी पाए जाते थे जो आज भी हैं, लेकिन डायनासोर क्या है, विलुप्त हो गए। तो उस समय जो कुछ पौधे पाए जाते थे वो थे शैवाल, फर्न, मांस, साइकस और गिंगो। ठीक है, गिंगो। तो ये कुछ उस समय पौधे पाए जाते थे जो आज भी पाए जाते हैं। तो जब ये आज भी पाए जाते हैं, लेकिन ये डायनासोर तो विलुप्त हो गए, लेकिन ये क्यों विलुप्त नहीं हुए। और आप लोगों को मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ कि ये जो गिंगो जो पौधे हैं, जो हिरोशिमा में, जापान का एक शहर है हिरोशिमा, जहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को जब इसमें बम गिराया गया था, तब वहाँ पे सब चीज़ ध्वस्त हो गया। लेकिन जो सबसे पहले सजीव कोई था जो अपने आप को विकसित किया था, वो कौन था, गिंगो पौधा ही था, गिंगो ही था। ठीक है, तो ये थे कि उस समय की बात से हमारे पास में कुछ जो पौधे थे वो आज भी हैं। तो याद रखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिए आप। तो डायनासोर के समय में भी जो पौधे थे वो आज भी हैं। वो कौन कौन से हैं, नोट करिएगा, शैवाल, फर्न, मांस, साइकस और गिंगो। और उस समय में कुछ स्तनधारी भी पाए जाते थे, जिनमें एक है हमारा चूहा और दूसरा है तिलचट्टा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिलचट्टा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉकरोच। तो ये आज भी पाए जाते थे और डायनासोर के समय में भी पाए जाते थे। ठीक है, लेकिन डायनासोर का विलुप्त हो गया, ये सब का विलुप्त नहीं हुआ है। आइए ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए डायनासोर का इमेज बनाया। देखिए कितने विशालकाय प्राणी थे ये डायनासोर, ये अलग अलग प्रकार के थे। देखिए ये सब डायनासोर है, ये उड़ने वाले हैं, ये 4 पैर वाले हैं और कुछ के 2 पैर वाले हैं। ठीक है, तो ये डायनासोर है।
अब डायनासोर जब विलुप्त हो गए तो उसके बाद से किसका विकास होने लगा था? उसके बाद धीरे धीरे स्तनधारी जो है सबसे बड़े प्राणी हाथी, और आज के समय में जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जीव मनुष्य, उसका विकास होने लगा और अन्य जो है स्तनधारियों का भी विकास होने लगा। तो जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो जैसे आवास की अगर बात करते हैं तो आप कहीं भी रहते हैं, सारे जीव कहीं भी रहते हैं, तो आवास से हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है आवास, जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भोजन की व्यवस्था रहती है और साथ में प्रजनन भी होता है और क्या होता है? सुरक्षा भी मिलता है। मतलब सब प्राणी को अपने आवास में ये 3 चीज़ों की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को एक ग्राफ बताता हूँ कि कैसे कोई जीव का विलुप्त हुआ और कैसे नया जीव का इस धरती पर आगमन हुआ, उसके बारे में हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। आइए, तो देखिए बच्चों, ये एक ग्राफ है। एक ग्राफ के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि क्या होता है। जैसे ये खाद्य संसाधन की मात्रा है, ये वाला लाइन आपको जो दिखा रहा है खाद्य संसाधन की मात्रा, और ये समय, और वैसे ही उसकी जब जनसंख्या है उसको ये दिखा रहा है, और ये समय। तो जैसे आप देखिए कि खाद्य संसाधन की मात्रा जो है वो समय के साथ बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जनसंख्या जो है वो समय के साथ आप लोगों को देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। ये यहाँ तक गया और उसके बाद अचानक से ये ऊपर बढ़ने लगा। इसका मतलब क्या है कि जब जनसंख्या बढ़ने लगेगी तो क्या होगा कि उसके पास में खाद्य संसाधन जिस हिसाब से इसके जनसंख्या बढ़ा है उसका कमी होने लगेगा, खाद्य संसाधन उसका कम होने लगेंगे, और भी बहुत सारे चीज़ें उसके लाइफ में होते रहेगी जिसके चलते उसका विलुप्त होते जाता है। तो कहा जाता है कि उस समय 2000 लाख वर्ष पूर्व जो है डायनासोर का ही राज था इस धरती पर। लेकिन जब इतने ज़्यादा इनका संख्या बढ़ गए तो क्या हुआ, धीरे धीरे इनका पतन शुरू हो गया, क्योंकि समय के साथ खाद्य की मात्रा तो बढ़ती नहीं गई, लेकिन जनसंख्या जो है जितनी बढ़ी उतना खाद्य के संसाधन की मात्रा बढ़ती नहीं गई। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या। तो इसके बारे में आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व इस सब के बारे में जो अध्ययन सबसे पहले जो किया था कि ऐसा क्यों हुआ, वो आज से 200 वर्ष पूर्व एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। और दूसरे वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड रसेल। ठीक है, तो ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था। तो अब इन्होंने अपने अध्ययन किया और वो क्या किया और कैसे किया उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो चार्ल्स डार्विन जो थे वो बेसिकली यूरोप के रहने वाले थे। यूरोप में कहाँ से? इंग्लैंड से, इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये अपने जहाज़ में, जिसका नाम क्या था, बीगल, ठीक है, इसको नोट करके रखिएगा, बीगल करके एक जहाज़ था इनका। ये 1831 में निकले थे अपने यूरोप से और ये दक्षिण अमेरिका होते हुए इक्वाडोर में एक जगह है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है, एक द्वीप है, वहाँ पे गए थे। गलापागोस द्वीप समूह, ठीक है। तो यहाँ पे ये गए और वहाँ से इन्होंने समुद्री मार्ग से विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्राणियों का और विभिन्न जगहों पर विभिन्न स्थितियों का अध्ययन किया था, ठीक है। तो ये सफ़र कब से कब किए थे, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। 1831 से 1836 के बीच में। आपको डेट याद रखने का ज़रूरत नहीं है, आप इसको सन को खाली लिख लीजिए कि ये कब से कब तक गए थे, ये आपको महत्वपूर्ण रहेंगे।
तो इन्होंने क्या क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, समुद्री पानी का अवलोकन किया। इन्होंने समुद्री पानी का अवलोकन किया तो उसमें विभिन्न प्रकार के प्राणी पाए गए। तो ये जब देखे उस समय में, तो उन्होंने एक परिस्थिति को देखते हुए एक चीज़ कहा, जैसे आज भी देखते होंगे आप कि जो बड़ा जीव होता है वो क्या करता है, हमेशा छोटे जीव को खा लेता है। जैसे आप तालाब में भी देखते हैं, बड़ा मछली छोटा मछली को खा लेता है, तो वैसे ही बड़ा जीव छोटे जीव को खा लेता है। तो इन्होंने अध्ययन किया और बोला कि मारो या मरो, है ना, मारो या मरो। ये तो महात्मा जी गांधी जी का नारा है, लेकिन इन्होंने अपने भाषा में कहा था मारो या मरो के बीच में जो बच सकता है वही बचा रहा है, और उन्हीं का समय के साथ में परिवर्तन उत्परिवर्तन होते रहता है। तो इन्होंने ये अध्ययन किया। इन्होंने उष्णकटिबंधीय जगहों पर भी अध्ययन किया था, ठीक है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए आप। 1938 में क्या हुआ था कि अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में, अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में मछली जैसा जीव पाया गया था, जिससे वहाँ पे क्या हुआ, तहलका मच गया था। लेकिन बाद में इसको नाम क्या दिया गया, सिलकेंथ। मैं आप लोगों को इसका पिक्चर भी दिखाऊंगा। इसका नाम दिया गया था सिलकेंथ। इसकी विशेषता क्या थी, ये उभयचर एवं मछली दोनों जैसा ही विशेषता रखता था, ठीक है। तो ये सिलकेंथ है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये चार्ल्स डार्विन महोदय है। चार्ल्स डार्विन महोदय जो है कहाँ से कैसे गए थे, तो उसके हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ यूरोप से ये निकले थे और ये दक्षिण अमेरिका होते हुए ये गालपोस गए थे, और इन्होंने विश्व के विभिन्न जगहों पर भ्रमण किया था, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को उसका भी इमेज दिखाता हूँ, जिसको मैंने बोला था ना, क्या बोला था, सिलकेंथ, जो अफ्रीकी तट पर पाए गए थे। तो ये देखिए, ये है सिलकेंथ, ये आपके सिलकेंथ है। इसकी विशेषता क्या थी, ये उभयचर और मछली, है ना, जलचर जिसको बोलते हैं, उसके जैसे ये विशेषता रखते थे। इन्होंने जब डार्विन जी जो है जब गए अपने भ्रमण में, ये देखिए डार्विन के अवलोकन में, ये देखिए डार्विन जो अपना अवलोकन में जो है बहुत बड़े रीछ का जो है यहाँ पे आज भी रखा हुआ है, ठीक है। तो जो जीव नष्ट हो गए या जो जीव विलुप्त हो गए, उन वो कुछ क्या हुआ है, जीवाश्म के रूप में बदल गए, ठीक है। और कुछ जीव जो है वो आगे अपने आप को परिवर्तन करते गए, जो आज भी हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आया। तो चलिए मैं आप लोगों को फिर से लेकर चलता हूँ चार्ल्स डार्विन महोदय के पास। चार्ल्स डार्विन महोदय यहाँ से गए, ये दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर एक जगह दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए इक्वेडोर पे यहाँ ये गालपोस द्वीप है, यहाँ पे फिंच नामक पक्षी का भी अध्ययन किया। अब ये फिंच पक्षी क्या है, इसको भी मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ। और ये जो फिंच है वो हमारे जो भारत में पाए जाते हैं ना, गौरैया, जिसको गौरैया जो तो आजकल नज़र कम आती है, तो ये उसके जैसे दिखते थे, ठीक है। और ये मिलते जुलते थे, मतलब फिंच जो जनजाति है। साथ ही साथ ये जब देखिए गालपोस द्वीप समूह में गए, तो यहाँ पे अलग अलग तरह की इसको जानवर देखने को मिले। देखिए आपके सामने दिख रहा है गोहेटा जैसा जीव, ये गोहेटा जैसा एक जीव है, ये देखिए, है ना। और दूसरा जो दिख रहा है आपको, ये देखिए दूसरा जो है बीबू नामक, ये बीबू नामक पक्षी है, ये वाला बीबू पक्षी है, ये देखिए बीबू नामक पक्षी है ये। और तीसरा ये जानते ही आप लोग कैक्टस है। और ये जो गौरैया जैसा दिखता है, जिसको मैंने बोला था ये फिंच, यही है। और पांचवा जो है ये कछुआ। तो वहाँ पे ये अलग अलग तरीके के जीव को देखे थे, ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप लोगों को और भी कुछ एडिशनल जानकारी चाहिए तो वो भी मुझे आप पूछ सकते हैं। अपना मुझे फीडबैक ज़रूर देना बच्चों, ताकि मैं आप लोगों को और भी बढ़िया कंटेंट के साथ में वीडियो उपलब्ध करा सकूं, और आप घर में आराम से बैठ के
पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो इन्होंने जब चलिए हम लोग इसकी बात कर रहे थे गालपोस द्वीप समूह में, उस पर वापस आते हैं। तो जब इन्होंने वहाँ पे अलग अलग जीवों को देखा तो उसके आधार पर 2 प्रकार के लक्षण इनको नज़र आए, जो इन्होंने नाम दिया। पहला जो लक्षण जो दिया इन्होंने सजातीय लक्षण। ठीक है, इसको याद रखिएगा या नोट कर लीजिए इसको, सजातीय लक्षण। ठीक है, इन्होंने 2 प्रकार के लक्षण वहाँ पे अपने ऑब्जर्वेशन में दिए। और दूसरा क्या था? दूसरा था समवृत्ति लक्षण। अभी मैं आप लोगों को दोनों चीज़ समझाता हूँ कि सजातीय लक्षण और समवृत्ति लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे 2 हाथ हैं, लेकिन कुत्ते, शेर, ये सब जो भी जानवर देखते हैं उसके 4 पैर हैं। तो क्या कि उसके हाथ नहीं हैं? उसके हाथ हैं। जो आगे का जो हाथ है वो वातावरण के अनुसार से परिवर्तित हो गया है पैरों में। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि उसके भी 2 हाथ और 2 पैर हैं। जो सामने वाले जो हाथ हैं वो क्या हो गए? परिस्थिति के हिसाब से पैर में परिवर्तित हो गए हैं, तो उसको कहा जाता है। लेकिन आगे देखिए, जैसे उसकी जो अग्र टांगों की जो हड्डियां होती है ना, जैसे उसके आगे के दोनों टांगे जो होती है ना, वो उसकी जो हड्डियां होती है उसमें भी क्या पाया जाता है? ह्यूमेरस पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमेरस, इसको याद रखिएगा कि जो कुत्ते, शेर, ये सब जितने भी जानवर हैं ना जिसके 4 पैर हैं, उसमें आगे की पैर की हड्डी में ह्यूमेरस पाए जाते हैं। और उसमें ह्यूमेरस में जुड़ी हड्डी को रेडियस और इसको नोट करिएगा, रेडियस एवं अल्ना भी है उसमें। ठीक है, रेडियस और अल्ना भी है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि लक्षण अभी क्या है? लक्षण उनके क्या हैं? देखिए, सबसे पहले हम क्या बोले कि वो बने हैं एक जैसी ही उत्पत्ति है दोनों की। क्यों? क्योंकि दोनों में ह्यूमेरस पाया गया है। ठीक है, लेकिन कार्य क्या है? दोनों के अलग अलग हैं। ठीक है, तो सजातीय लक्षण किसको बोलते हैं? जब उत्पत्ति जो है वो एक जैसी होगी लेकिन कार्य अलग अलग होंगे। जैसे कि हम हाथ से खाते हैं लेकिन वो पैर से चलते हैं, 4 पैर है ना उसके, चलने के काम आते हैं उनके। तो आइए मैं आप लोगों को इसका इमेज भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कुत्ता का अग्र पैर है ना, ये कुत्ते का अग्र पैर है, ये मनुष्य का हाथ है ना, दिख रहा है जो, और ये भेड़ का दौड़ना है। तो ये सब जो है उत्पत्ति एक जैसी है लेकिन कार्य दोनों के अलग हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? सजातीय लक्षण। तो कॉपी पेन में नोट कीजिएगा, सजातीय लक्षण। ठीक है, जिनकी उत्पत्ति, या ये लिख सकते हैं शरीर के जिन अंगों की उत्पत्ति, जिनकी उत्पत्ति एक जैसी हो परंतु कार्य अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं? सजातीय लक्षण। नोट कर लिया आप लोगों ने, ये हुआ सजातीय लक्षण। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे लक्षण जिसको बोला जाता है समवृत्ति लक्षण। समवृत्ति लक्षण। ठीक है, समवृत्ति लक्षण। समवृत्ति लक्षण में क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि उत्पत्ति अलग अलग होंगे लेकिन कार्य एक जैसे ही होंगे। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पक्षी जो है उसमें पंख पाए जाते हैं और तितली जो है उसमें भी पंख पाए जाते हैं। तो क्या दोनों एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं है। तितली का जो पंख है वो क्या है? उसका त्वचा से बनता है। ठीक है, और पक्षी का जो पंख है वो उसका अग्र टांग का रूपांतरण है। ठीक है, तो दोनों का कार्य एक जैसा ही है, दोनों उड़ने का काम आता है, दोनों पक्षी उड़ते हैं, लेकिन बना किससे है? अलग अलग अंगों से।
तो ये पंख बना है अग्रटांग से और तितली का जो पंख बना है वो त्वचा का रूपांतरण है। तो समृद्धि लक्षण किसको बोल देंगे कि उत्पत्ति अलग अलग होगी मगर कार्य एक जैसी होगी, तो इसको कहा जाता है समृद्धि लक्षण। ठीक है, तो आप लोगों ने दोनों चीज़ें नोट कर ली होगी। सजातीय लक्षण, सजातीय लक्षण किसको बोला जाता है? सजातीय लक्षण किसको बोला जाता है? ऐसे लक्षण हैं जिसकी उत्पत्ति एक जैसी जबकि कार्य अलग है ना। जिसकी उत्पत्ति एक जैसी है जबकि कार्य अलग है तो उसके सजातीय लक्षण कहते हैं। जैसे हमने मनुष्य का हाथ और कुत्ते का टांग के बीच देखा। और समृद्धि लक्षण किसको कहते हैं? जिसकी उत्पत्ति अलग अलग है पर कार्य एक जैसे हैं। जैसे हम लोगों ने अभी देखा पक्षी का पंख और तितली का पंख में अंतर। तो आज का वीडियो हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो था, यहीं तक रखते हैं और आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो मैं आप लोगों को आज का वीडियो में यहीं तक छोड़ता हूं और आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें। आप लोगों को साइंस में 95% दिलाने की गारंटी मेरी है। आप बहुत ध्यान से पढ़ाई करें और घर में बैठ के पढ़ाई करें। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत है और ना ही आपको परेशान होने की ज़रूरत है। और ये जो वीडियो है वो आपको मिल रही है किसमें मिल रही है? लर्निंग फॉर गोल में, और वो भी क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है लर्निंग फॉर गोल को और साथ में बेल आइकन को दबाना है। ओके, तो ये देखिए ये मेरा चैनल है लर्निंग फॉर गोल, इसको आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में अपना बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और अपना पढ़ाई जारी रखें। ओके।